इस वक्त दुनिया के दो देशों के अंदर बड़ी जंग चल रही है। एक जंग यूक्रेन में हो रही है, रूस और यूक्रेन के दरमियान, दूसरी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। यूक्रेन वाली जंग को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो जंग है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई है। यूक्रेन की 2021 को शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2021 को। दुनिया के दो बड़े नेता, दो विश्व गुरु, इन दोनों भारी मुश्किल में हैं, बड़ी परेशानी में हैं। एक विश्व गुरु हैं, दोनों आपस में बड़े गहरे दोस्त भी हैं। एक विश्व गुरु हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे जो विश्व गुरु हैं वो हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। भारत के अंदर चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में 3 फेज़ का इलेक्शन अब तक हो चुका है। 543 जो लोकसभा की सीट हैं उसमें से तकरीबन आधी सीटों का इलेक्शन हो चुका है। उसके बारे में जो जानकारियां, रुझान मीडिया में आ रहे हैं, उसके बाद से सत्ताधारी जो एनडीए गठबंधन है जिसको लीड कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन और उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो बेहद परेशान नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो बड़े परेशान हैं। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद पूरी तैयारी करने के बाद और अपने सबसे ताकतवर टैंकों की पूरी बटालियन, ब्रिगेड तैनात करने के बाद गाज़ा पे चढ़ाई की थी। ऐलान किया था नेतन्याहू ने कि हम 1 सप्ताह के अंदर हमास को जंग में शिकस्त दे देंगे और अपने जो बंधक, हमारे जो लोगों को, हमास के लोगों ने या फ़लस्तीन के रेसिस्टेंस ग्रुप्स ने बंधक बनाया, उनको रिहा करा लेंगे। 7 महीने बीत जाने के बाद नतीजा नेतन्याहू के पक्ष में 0 है, 0 है। एक भी बंधक को 7 महीने जंग मुकम्मल होने के बाद भी नेतन्याहू रिहा नहीं करा सके, बरामद नहीं कर सके, हमास के स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सके, हमास के संगठन को ख़त्म नहीं कर सके। अब इसराइल की एजेंसियाँ कह रही हैं कि 2027 तक हम हमास को नहीं हरा सकते हैं। फ्रांस की एजेंसियाँ कह रही हैं कि किसी भी सूरत में इसराइल हमास को 2027 से पहले नहीं हरा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कह रही हैं कि 2027 तक अगर इसराइल जंग जैसा वो लड़ता रहा है, लड़ेगा, तब भी इस बात की कोई आशंका नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हमास को जंग में हरा सकेगा। भारत के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के पास सब कुछ मौजूद है। हज़ारों करोड़ रुपया उसके पास मौजूद है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से हासिल किया गया अरबों का चंदा उसके पास मौजूद है। इनडायरेक्ट रूप से लिया गया पैसा उसके पास मौजूद है। अडानी और अंबानी जैसे फाइनेंसर्स उसके पास मौजूद हैं। गुजरात का पूरा व्यापारी वर्ग उसके पास मौजूद है। बता दें कि भारत के अंदर जो बड़े कारोबार हैं, जैसे कि हवाला, वो पूरा का पूरा गुजरात के अंदर से ऑपरेट होता है। केंद्र है गुजरात भारत में हवाला कारोबार का। जो ड्रग्स का कारोबार होता है उसका केंद्र है गुजरात पूरे देश में। जो हथियारों की, अवैध हथियारों का कारोबार होता है
वो भी गुजरात के मार्फत वाया गुजरात दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं। मुंबई ब्लास्ट में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो गुजरात आए थे, और गुजरात के बाद फिर वो मुंबई और गोवा के पोर्ट पर उतारे गए थे। बाद में उनका इस्तेमाल, चाहे वो RDX हो या और दूसरे हथियार थे, वो मुंबई ब्लास्ट में हुआ था। हीरा, चांदी, सोना, इसका जितना अवैध कारोबार है उसका केंद्र गुजरात है। हुंडी का जो कारोबार होता है उसका केंद्र गुजरात है। सट्टे का जो कारोबार है देश के अंदर वो गुजरात से ऑपरेट होता है, किसी हद तक राजस्थान से भी। अब जो कारोबारी हैं वो सरकार जो चलती रही है उससे परेशान हो गए। प्रधानमंत्री ने अपने ही उन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जो उनका सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे, जिनके हवाई जहाज़ों में बैठ करके 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी यात्राएं किया करते थे। चुनाव चल रहे हैं, इसराइल के अंदर जंग चल रही है, फ़लस्तीन के अंदर जंग चल रही है। उस जंग को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर के देशों ने बड़ी कोशिश की है। इसराइल को अपनी ताकत के ऊपर बड़ा गुमान था, और भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो इसराइल को अपना आइडियल स्टेट समझता है। वो समझता है कि जो इसराइल करता है उसी तरह का कुछ काम भारत भी करे, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स कम्युनिटी के खिलाफ दंडित करें इनको इसराइल की तरह। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल की यात्रा पर पहुंचे थे, और नेतन्याहू भारत में आए थे। पेगासस जो खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है इसराइल का बनाया हुआ, वो भारत ने वहीं से हासिल किया, जिसके ज़रिए भारत के जजों की, भारत के विपक्षी नेताओं की, भारत के सोशल वर्कर्स की, भारत के मीडिया कर्मियों की गुप्त जानकारियां, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत और दूसरी बातें सरकार द्वारा उनकी जानकारियां हासिल की जाती थी, वो इसराइल से भारत ने हासिल किया। बहुत बवाल हुआ पेगासस को लेकर के, उसको लेकर के मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस वक्त। भारत के ताल्लुकात इसराइल के साथ हमेशा अच्छे रहे, अनऑफिशियली, लेकिन खुल करके जो ताल्लुकात कायम हुए वो इसी रिजिम में, मोदी रिजिम में कायम किए गए। 1968 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आईबी की स्थापना की थी तो आईबी के डायरेक्टर को बोला था उन्होंने कि आप 24 आवर हर वक्त मोसाद के संपर्क में रहें। भारत के ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS और दूसरे जो अधिकारी होते हैं IFS वगैरह, वो ट्रेनिंग लेने के लिए इसराइल जाया करते थे। वहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर के आया करते थे हाउ टू हैंडल मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो बातें हैं वो तो सामने है ना,
इसराइल में और कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी? यही ट्रेनिंग दी जाती थी मुसलमानों से आप किस तरह से डील करें। जो इसराइल करता था मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ, वैसी तस्वीरें आपने कश्मीर में भी देखी होंगी, जब गाड़ी के जीप के बोनट से बांध करके पब्लिक में उसकी नुमाइश की जाती थी। यह अभी इसी रिजिम में आपको देखने को मिला। पहले गन्स आपने देखे होंगे, वो भी इसराइल से हासिल किए गए थे, जिसमें रबर के जो छर्रे होते हैं वो लोगों के मारे जाते थे और लोगों के चेहरों पर निशान बन जाते थे, आंखें उनकी ख़राब हो जाती थी, जिस्म के ऊपर निशान बन जाते थे। गहरे ताल्लुकात हैं भारत के और इसराइल के, कोई मसला नहीं होना चाहिए मुल्कों के आपस में, मगर इस लेवल पर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जनता को प्रताड़ित करने लगे। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू ने जंग शुरू की, गाज़ा के ऊपर हमले किए, गाज़ा को बर्बाद किए पहले, फिर गाज़ा सिटी को बर्बाद किया, फिर खान यूनुस को तबाह किया, वहाँ की तमाम इमारतें, स्कूल, अस्पताल, रेफ्यूजी कैंप्स वो सब तहस नहस कर दिए। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों की शहादतें हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर ज़ख्मी हुए, खाना पीना पानी सब कुछ वहाँ बंद कर दिया गया, बिजली इंटरनेट सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे मुल्कों की तरफ से दौड़ डाले गए, यूएन की तरफ से दौड़ डाले गए। नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसके पास जो ताकत थी, भारत का मीडिया उस ताकत को अक्सर बताता रहा है, दिखाता रहा है कि इसराइल एक अजय देश है। उसके पास जो हथियार हैं वो इस तरह के हथियार हैं कि उन हथियारों की वजह से इसराइल को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी टकरा नहीं सकता और कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? इसराइल ने जंग की हमास के साथ, फ़लस्तीन के संगठनों के साथ। जिस नेतन्याहू ने कहा था कि हम 1 सप्ताह के अंदर हमास का खात्मा कर देंगे, हमास की टनल्स को ख़त्म कर देंगे, 7 महीने के बाद भी अभी तक नेतन्याहू के हाथ में कोई कामयाबी हासिल नहीं है। जंगबंदी को लेकर के अमेरिका ने, चाइना ने, रूस ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, बहरीन ने, ईरान ने, ओमान, यूएई, भारत भी शामिल है। भारत ने बड़ी कोशिशें की, जंगबंदी नहीं हो सकी। फिर फ्रांस के अंदर बातचीत हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रपोजल पर वो बातचीत हुई थी। नेतन्याहू के कहने पर बाइडेन ने उस बातचीत को करवाया था, एक मसौदा तैयार हो गया था और वो मसौदा साइन होने वाला था। इसराइल ऐन वक्त पर उससे बाहर निकल गया। बाइडेन्स डॉक्ट्रिन हमने बताया था पहले भी रिपोर्ट्स में, उसको नाम दिया गया था। जितने भी वार्ताकार थे, जो भी पक्षकार थे, सभी उसमें सहमत थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसराइल ने विड्रॉ कर लिया था और वो बात ख़त्म हो गई थी बिफोर रमज़ान शुरू होने से पहले की बात है। फिर से बातचीतें शुरू हुई रमज़ान के दौरान। उम्मीद थी इससे पहले समझौता हो जाएगा। जॉर्डन में बातचीत होती रही, कतर में बातचीत हुई, सारे फरीक उसमें शामिल हुए, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इस बातचीत को शुरू करवाया गया। सभी पक्षकार जॉर्डन में, काहिरा में जो बातचीत हो रही है शामिल है। अमेरिका की तरफ से CIA के ऑफिसर्स वहाँ मौजूद हैं, मोसाद के लोग मौजूद हैं,
हमास का प्रतिनिधि भी वहाँ शामिल हुआ, कतर, सऊदी अरब और जो दूसरे देश हैं उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। एक मसौदा फिर से तैयार हुआ। ये मसौदा अमेरिका की डिमांड पर फिर से तैयार हुआ। सारी टर्म्स कंडीशंस तय होने के बाद इसराइल ने फिर से विड्रॉ किया अपने आप को और ऐलान कर दिया कि अब हम रफ़ा के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इसराइल को दी जाने वाली हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी, रोक दी। क्योंकि यह जो डील है वो अमेरिका के लिए अहम है। अक्टूबर में अमेरिका में इलेक्शन है, बाइडेन की पोजीशन अच्छी नहीं है। जैसे भारत के अंदर नेतन्याहू के जो मित्र हैं उनकी साहिब की पोजीशन अच्छी नहीं है। अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अमेरिका का पूरा डेलीगेशन इस वक्त काहिरा में पड़ा हुआ है और वो जंगबंदी को कराने के बाद ही वहाँ से जाएगा, ये भी लगभग तय है। डील हो गई, बातचीत तय हो गई, कंडीशंस तय हो गए। इसराइल ने फिर से अड़ंगा लगा दिया और कह दिया कि हम रफ़ा की तरह ऑपरेशन करेंगे। अमेरिका ने पब्लिकली बाइडेन की तरफ से ये बयान दिया गया कि अब हम इसराइल को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। वहीं फ्रांस की तरफ से भी धमकी दे दी गई इसराइल को कि अगर रफ़ा के ऊपर किसी तरह का कोई ऑपरेशन किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं उनको, डेविड कैमरॉन, पूर्व प्रधानमंत्री यूके, वो इसको लेकर के बहुत अलर्ट हैं। चाइना और रूस हाई लेवल पर अलर्ट है। सऊदी अरब ने इसराइल को रगड़ के रख दिया है। ईरान से पहले ही पिटाई हो चुकी है उसकी। लेबनान की तरफ से अलग हमले हो रहे हैं और यमन ने तो उसकी हालत ख़राब की हुई है। चारों तरफ से पिटने के बाद भी नेतन्याहू की अकल ठिकाने नहीं आई। उसने कह दिया कि हम रफ़ा के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अमेरिका ने कह दिया ठीक है, आप चढ़ाई करिए, हम आपके मामलात में शामिल नहीं हो रहे हैं और हम हथियारों की आपूर्ति रोक रहे हैं, आपको जो करना करिए। इस दौरान अमेरिका ने अरब देशों से अलग डील करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब से अलग बातचीत, कतर से अलग बातचीत, यूएई से अलग बातचीत और अपने जो आर्म्स डील हैं, अपने जो एग्रीमेंट्स के होने हैं उसको लेकर के अलग बातचीत शुरू कर दी। अब नेतन्याहू का कहना यह है कि अमेरिका ने हमको धोखा दे दिया। अमेरिका का कहना यह है कि सारी बातें तुमसे पूछ करके करेंगे, हमको क्या करना है। पहले ये था कि इसराइल को आप एक्सेप्ट कीजिए, अमेरिका की तरफ से कहा जाता था, उसके बाद हम आपसे डील करेंगे। अब अमेरिका ने इसराइल को साइडलाइन करके डायरेक्टली अरब मुल्कों से मामलात को अपने तय करना शुरू कर दिया। इसराइल को एक तरह से बस के बाहर धक्का दे देना, बस के नीचे धक्का दे देना, वो अमेरिका ने कर दिया। इसराइल फंस गया है इस वक्त। वो समझौता करना उसकी मजबूरी है। दिन दो दिन में ये समझौता होना ही है, ये बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि स्टेक यहाँ पर अमेरिका का लगा हुआ है। जॉर्डन के अंदर इजिप्ट के लोग मौजूद हैं, सऊदी अरब के मौजूद हैं, कतर के मौजूद हैं, जैसा हमने बताया, सब सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पर। हाल ही में यूएस के जो CIA के चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो इसराइल पहुँचे, नेतन्याहू से मुलाकात की उन्होंने। इसराइल वॉर कैबिनेट के लोगों से मुलाकात की। वॉर कैबिनेट के 3 मेंबर्स हैं, उनसे उनकी जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ऑपरेशन करना चाहते हैं रफ़ा में, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया है। ये ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने कहा।
हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। नेतन्याहू अपने आप से हमला करना चाहते हैं। CIA डायरेक्टर ने यह सारी सूचनाएं पेंटागन और अमेरिकी सरकार को दी, जिसके बाद से अमेरिकी सरकार नेतन्याहू के मामले में सख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। UAE ने, सऊदी अरब ने, दोनों ने इसराइल का जो इन्वेजन रफ़ा पे होने की बात थी उसको कंडेम किया, बहुत सख्त अल्फाजों में कंडेम किया। चाइना ने इसको कंडेम किया है और रशिया ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में कंडेम किया है। अब सिर्फ समझौता साइन होना बाकी है। जॉर्डन के अंदर जो बंधक हैं इसराइल के, उनको उनके तबादले, और इसराइल की जेलों में जो फ़लस्तीन के लोग बंद हैं उनके तबादले शुरू होने वाले हैं, किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। इसराइल ने जो लिस्ट दी थी, हमास के लोगों ने बताया कि एक बंदा एक दिन में छोड़ेंगे, 40 दिन के अंदर 33 लोगों को रिहा किया जाएगा जो इसराइल के लोग हैं हमास के पास। बदले में इसराइल फ़लस्तीन के बंधकों को जो जेलों में बंधे उनको रिहा करेगा। हर रोज़ सिर्फ एक आदमी को छोड़ेंगे हमास के लोग। वो जिंदा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। इसराइल का कहना यह था कि वो हमें जिंदा चाहिए। हमास ने अमेरिका को समझाया कि हमने नहीं मारे ये, कुछ लोग उसमें से मर चुके हैं। तो हमास ने अमेरिका को कहा ये हमने नहीं मारे, ये तो इसराइल ने खुद मारे हैं गोलाबारी करके। हमें मारना होता तो हम सबको मार देते। अमेरिका इस बात पर कन्विंस हो गया और उसने इसराइल को भी समझा दिया कि जैसा है जो हमास कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बेन गोरियन वगैरह ये सब उसका कहना है कि बाइडेन हमास का मुखौटा बन गए। हालात बड़े ख़राब हैं। इधर भारत के अंदर चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो नेतन्याहू के दोस्त हैं वो मुसीबतों में घिरे हुए हैं। भारत का शेयर बाज़ार धराशायी होने के लिए तैयार है। 24 घंटे से प्रधानमंत्री का पता नहीं है वो कहाँ पर है। कोई बयान भी उनका नहीं आया, कोई रैली भी अभी तक कोई खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है। सुने अरविंद केजरीवाल ने रिहा होने के बाद क्या कहा है, ये सुन लेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की इनकलाब। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एंटरिम बेल मिली। एंटरिम बेल मिलने के बाद वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद अपने घर पर पहुंचे। उनका बहुत ही आलीशान स्वागत दिल्ली की सड़कों पर किया गया। अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर आतिशबाजी हुई। तमाम जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है दिल्ली की। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो आप सुन लें। इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने
अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। देश को तानाशाही से बचाना है। केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद सीधे सीधे ऐलान किया है, हमें सबको मिलकर के देश को तानाशाही से बचाना है। और थोड़ा सा सुनवाते हैं। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ जी। लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। 140 करोड़ भारत की जनता को तानाशाही यानी साहिब के खिलाफ, आरएसएस की जो तानाशाही है, मोदी की जो तानाशाही है, उसके खिलाफ देश की 140 करोड़ जनता को लड़ना पड़ेगा। ये पैगाम आज केजरीवाल का है। पैगाम अमेरिका ने भी दे दिया है इसराइल को। और एक खबर और बता दें कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 तारीख है, 10 मई है, यूएई की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। और वो प्रस्ताव है फ़लस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का। यूएन में इस वक्त जो रजिस्टर्ड देश हैं उनकी संख्या 193 है। 193 मुल्क हैं और तकरीबन 140 मुल्क फ़लस्तीन को देश का दर्जा देते हैं। इस पर वोटिंग होगी। 2/3 मेजॉरिटी अगर हासिल हो जाती है और अगर कोई मुल्क उसको वीटो भी कर देता है, तब भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा मिल जाएगा। कुछ उस पर पाबंदियाँ रहेंगी, लेकिन एक आज़ाद मुल्क का दर्जा मिल जाएगा। वहीं यूरोप के जो मुल्क हैं, ये प्रस्ताव यूएई ने पेश किया है। पहले भी इस तरह के प्रस्ताव पेश होते रहे। अमेरिका 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार है। खुद बाइडेन ने इस बात को बोला, 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ फ़लस्तीन क्राइसिस। वहीं यूरोप की तरफ से स्पेन, फ्रांस, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों ने पहले ही ऐलान कर दिया और 20 मई तक का उन्होंने कहा हुआ है कि हम फ़लस्तीन को अलग देश, एक आज़ाद देश की हैसियत से एक्सेप्ट कर लेंगे। यूके भी उसमें शामिल है। तो एक लंबी फहरिस्त भी मौजूद है जो फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क की तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन दुनिया तानाशाही से नहीं चला करती है। दुनिया डंडे से के जोर पे नहीं हाँकी जा सकती है। जिस हमास को लोग, हम टेलीविज़न पर, भारत के टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते थे, रिपोर्ट्स देखते थे, हैरान हो जाते थे कि ये पता नहीं क्या बकवास करते हैं, कौन सी खबरें इनको कहाँ से मिलती हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि हमास कितना ताकतवर है। वो सिर्फ ग्लोरीफाई करते थे इसराइल को। जिस तरह से 400 पार, 400 पार, 400 पार, 140 भी अगर आ जाए 4 तारीख को बगैर ईवीएम की गड़बड़ी के, तो आप बात कीजिएगा। एनडीए गठबंधन को किसी भी सूरत में, एनडीए गठबंधन को किसी भी सूरत में 150 हासिल करना तो तले चने चबाने जैसा होगा। अब ईवीएम में गड़बड़ी करने के से तो आप 543 भी ले लें, कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन को आप जैसे चाहें डंडे से हाँक लें, मगर जो विपक्ष है आंखें खोल के बैठा हुआ है, पूरी तरह से अलर्ट है, हर चीज़ पर नज़र रखे हुए। तो साहिब और साहिब के जो मित्र हैं इसराइल वाले, दोनों ही इस वक्त क्राइसिस में फंसे हुए हैं। दोनों के ही रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनकी मनमानी के रास्ते नहीं बचे। इसराइल को वही करना है जो अमेरिका कहेगा, उसे डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। साहिब को यहाँ पर
हार मानना पड़ेगी। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। जो चीज़ बढ़ती है वो घटती है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद और ये सितारे और ये दरिया और ये पहाड़ जो हैं वो एक वक्त तक के लिए हैं। एक ज़ोर की आवाज़ का होना होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये गोला बहुत छोटा सा है। जब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी धरती का जो यूनिवर्स में दूसरे सितारे मौजूद हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मालूम होता है कि हमारी जो धरती है वो कई कई लाख गुना छोटी है। ब्लैक होल्स जो मौजूद हैं उनसे 2.5-3 लाख गुना छोटी है। धरती को ले जा करके अगर एक किसी ब्लैक होल में रख दें, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। कुछ धरती पे हम जो कुछ पा लेते हैं, छोटी सी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, 15 लाख का सूट पहन लेते हैं, 8 करोड़ के जहाज़ में उड़ लेते हैं, तो समझते हैं कि सब कुछ, कुल कायनात, तो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे कंट्रोल में है। इस दुनिया में बड़े ताकतवर लोग पैदा हुए हैं। सभी का अंजाम एक दिन ख़त्म होना होता है। जो चीज़ बढ़ती है वो घटती है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। समझना चाहिए साहिब को भी और उनके भ्राता नेतन्याहू को भी। मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली चीज़ है। इंसानियत हमेशा कायम रहेगी। भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। जंगे, फसाद, तानाशाही, जोर, सिर्फ मैं हूँ जो कुछ हूँ, ये चीज़ें नहीं चला करती हैं। शुक्रिया आप सभी का। खुश रहने की आदत डालें और लोगों को खुशी का पैगाम भी दें। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़।